आप इंजीनियरिंग फील्ड में क्यों आप नहीं गए? इंजीनियर क्यों नहीं बने, बताइए। मुझे उधर कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने आईआईटी का भी एग्जाम दिया था। उसमें अच्छा 2900 कुछ रैंक आया, और मैंने नीट में ऑल इंडिया रैंक 19 के, और बिहार में मेरा रैंक फर्स्ट था। तो 7-8 से ही ऐसा लगने लगा कि हमको डॉक्टर बनना चाहिए। और तो मैं 7-8 से थोड़ा सीरियस हुआ, और 10th में जाके ज़्यादा सीरियस हुआ। तो उसके बाद 11th-12th में अच्छे खासा। तो एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जी हम, ठीक है। ये मोहित सर है, हमारे सिंखुरी एजुकेशन से फिजिक्स पढ़ाते हैं हमें, मोहित गुरु। और मैं शाहबाज खान, मैं मैथ पढ़ाता हूँ क्लास 10 के लिए बच्चों के लिए, ठीक है। क्लास 11 और 12 के लिए, और साथ में आईआईटी और नीट के लिए सर पढ़ाते हैं। तो जी आपका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें एक बार, अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद ज़िया बिलाल है। मैं मधुबनी से हूँ, और मैंने 11th-12th पटना से किया था, रामानी थर्टी से कोचिंग से। और स्कूल मेरा पटना मुस्लिम हाई स्कूल से था। और मैंने नीट में ऑल इंडिया रैंक 19 की, और बिहार में मेरा रैंक फर्स्ट था। तो जिया बिलाल आज स्टार्ट करते हैं सेशन हमारा, ठीक है। बिल्कुल सर। जो सेशन होने वाला है जिया बिलाल, ये उन बच्चों के लिए प्रेरणा होगा कि जो बच्चे मतलब डरते हैं पढ़ाई से लेके, जो कंफ्यूजन रहता है जिन बच्चों को बहुत कि हम कैसे नीट करेंगे, कैसे आईआईटी करेंगे। मतलब बच्चे 10th तक तो कर लेते हैं अच्छे से मेरिट में भी आ जाते हैं, अच्छा टॉपर भी करते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं। लेकिन 11th और 12th में आके वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? क्योंकि पढ़ाई को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और चीजों को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब एक माहौल नहीं बन पाता उनको पढ़ने का। लेकिन आपके साथ इतनी परेशानी हुई, इतना मतलब स्ट्रगल करके आपने कोई छोटा मोटा नहीं, आपने टॉप किया इंडिया लेवल पे, ठीक है। तो एक अपनी जर्नी आपसे स्टार्ट करते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने कैसे किया। बिल्कुल सर, वो सबसे पहली चीज, सबसे पहले सर सिंकोरी और सर अपन दोनों की तरफ से जिया बिलाल सर बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन दोस्त, आपको बहुत बहुत, ठीक है। आपने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया। मैं दुआ करूंगा कि आप आगे भी अच्छा करें। बिल्कुल ओके सर। तो अब अपन यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है सर। तो मिस्टर जिया बिलाल, एकदम जो बिल्कुल रैपिड फायर अपने पास यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आई होप आपको भी उन क्वेश्चंस को सुनने में और उनका जवाब देने में दोस्त आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्त मेरा जो पहला सवाल है बड़ा ही सिंपल सा, मिस्टर जिया बिलाल जी अपनी स्टार्टिंग लाइफ के बारे में कुछ बताइए। या फिर आपका जो बचपन आखिर आपका कैसा था, पढ़ाई में आप कैसे थे, स्पोर्ट्स में आप क्या कर रहे थे वगैरह, सब कुछ बताइए, बोलिए। मैंने स्टार्टिंग की पढ़ाई गांव में ही की, और गांव में बिहार बोर्ड से स्टेट बोर्ड स्कूल है। तो मैं गांव के एक स्कूल में पढ़ाई किया 10th तक। उसके बाद जो मैंने रामानी थर्टी है, एक प्रोग्राम चलता है, वली रामानी चलाते हैं वो। तो उसमें मतलब एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उसमें एंट्रेंस टेस्ट फिर इंटरव्यू होता है। उसके बाद वहाँ पे सिलेक्शन होता है, जहाँ पे 11th-12th की कोचिंग दी जाती है। कोचिंग फ्री होता है। और वहीं पे पटना में ही था, तो मैं पटना में मुस्लिम हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया, और वहाँ से 11th-12th की तैयारी की। और उसके बाद इस साल मैंने नीट का एग्जाम दिया, और मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, देखो अब मेरा अगला सवाल मेरा ये है कि आपका स्पोर्ट्स को लेकर के आपकी आखिर कुछ रुचि थी क्या? मतलब ऐसा कोई गेम जो कि आपको खेलने में बहुत अच्छा लगता हो, या आप चिल करने के लिए आप बचपन में आखिर क्या किया करते, क्या करते थे, राइट? बिल्कुल। जब मैं 10th तक था तो क्रिकेट खेलता था, लेकिन 11th-12th में मैं खेला वगैरह कुछ नहीं खेला, और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया। तो जो मेरा अच्छा, और एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ जी बिलाल, कि पढ़ाई के साथ साथ मतलब आप गांव से बिलोंग करते हुए, ठीक है, बिहार के छोटे से गांव से बिलोंग करते हो, मधुबनी, जैसा आपने बताया मुझे। तो गांव में आपको एजुकेशन सिस्टम कैसा था आपके गांव का, ठीक है। मतलब एक गांव से निकल के भी आप इतने अच्छे लेवल पे कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास संसाधन की कमी होगी गांव में। क्योंकि संसाधन बोले तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं आना, लाइट नहीं आना, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं आना, और भी चीज। फिर भी आपने कैसे स्ट्रगल किया था, कुछ बताएं उनके बारे में थोड़ा। 10th तक के तो टीचर यहाँ पे अच्छे हैं, तो मेरे वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन 11th-12th के लिए यहाँ पे टीचर्स नहीं है, तो उसके लिए उस टाइम में उतना ऑनलाइन का क्रेज नहीं था। तो 2019 में जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तब ऑनलाइन के बारे में उतना जानता नहीं था। जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद से हमको ऑनलाइन के बारे में पता चला कि टीचर सब यहाँ है, वहाँ इस चैनल पे है, उस चैनल पे है। जैसे अभी हमको पता चला सिंह एजुकेशन के बारे में, जो बिल्कुल फ्री में है। तो वो काफ़ी अच्छा चीज़ है कि अब बच्चे सबको मिल जाएगा। लेकिन सारे बच्चे तो एलन, आकाश वगैरह नहीं जा सकते थे, लेकिन जो अब लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो
तो मतलब बच्चों को आप सजेशन करना चाहोगे कि मतलब जिनके पास कुछ नहीं है, तो देखो गाइस मैं आपको बताया हूँ, जितने भी लोग आज हमें देखने वाले हैं, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है, तो सबको बताया था कि सिंखोली एजुकेशन तो काम कर रही है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, आईआईटी नीट का भी। लेकिन अब हमारे साथ एक नए मेंबर और जुड़ गए हमारी टीम में, जिया बिलाल दोस्त। ना सिर्फ मतलब ये मेंबर है, बल्कि सर पूरे इस रोल में आ गए सर, मतलब जस्ट लाइक ए मेंटर। बच्चे को सर अगर मान लीजिए कहीं पे कोई कंफ्यूजन आ रहा है, जैसे क्या है कि सर अगर कोई टीचर बच्चे को समझाता है तो सर मे बी एज गैप की वजह से जो वो अच्छे से नहीं समझ पाता, राइट। लेकिन सर अगर उसके सेम एज ग्रुप का बच्चा है जिसने जिंदगी में कुछ जरूर से किया हुआ, अगर सर वही बच्चा कुछ समझाएगा ना तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो जिया मैं आपको एक मेंटर अपॉइंट कर रहा हूँ सिंखोली एजुकेशन में, बिल्कुल कि मतलब कोई भी बच्चा होगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, कोई भी बच्चा होगा, ठीक है, वो चाहे गांव से बिलोंग करता है, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है ना बच्चों पे, वो इन बच्चों को पता है जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, ठीक है, जिनके पास संसाधन की कमी होती है, मतलब बोले तो रूरल एरिया, बोले तो गांव से, ठीक है। तो जैसे भी कोई बच्चा कभी होगा, कोई इसको कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपसे भी उसकी बात कराऊंगा जरूर, ठीक है, तो आप हो उसके लिए बिल्कुल रेडी? मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अब जिया बिलाल जी को मेरा अगला सवाल, आपको किस एज में ये लगा कि अब आपको डॉक्टर बनना चाहिए? मतलब कहने का मतलब क्या कि बेसिक इंस्पिरेशन क्या थी सर? क्योंकि कोई भी बिना इंस्पिरेशन कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपको पहली बार ऐसा कब लगा और क्यों लगा? ये मेरा 7-8 से ये होता कि मेरे एक भाई इंजीनियर थे और मेरे एक टीचर है, तो हमको 7-8 से ऐसा लगने लगा कि हमको डॉक्टर बनना चाहिए। और तो मैं 7-8 से थोड़ा सीरियस हुआ और 10th में जाके ज्यादा सीरियस हुआ, तो उसके बाद 11th-12th में अच्छे खासा। अच्छा, 7th क्लास से आपने ये सोच लिया था कि आपको डॉक्टर बनना है? क्या बात है। मतलब जब जिस एज में बच्चों को ये समझ नहीं होती कि मुझे क्या करना है, मतलब 11th-12th में बच्चा आके सोचता है 11th क्लास में कि सब्जेक्ट क्या लूं, और आपने सोच लिया क्लास 7th में। तो गाइस जितने भी लोग आप देख रहे थे उनके लिए भी कि जो है हमारे जिया बिलाल एक प्रेरणा है बहुत बड़े। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जिंदगी के जो भी गोल्स है ना दोस्तों, उसको अर्ली स्टेज में बस आपको उनके लिए डिटरमाइन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूर सर, पता है सर क्या होता है, बच्चे 10th में जाने के बाद में सर ये सोचना है कि यार अब मैं कॉमर्स लूं या साइंस लूं, तब तक सर वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम मतलब वहां पे बिता चुके होते हैं, बेकार कर चुके हैं। लेकिन जिया ने 7th क्लास में सोच लिया था कि इसको डॉक्टर बनना है साइंस बायो के साथ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। और यार आपसे छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आपने इंजीनियरिंग चूज क्यों नहीं करा? हाँ यार बिल्कुल, पूरा देश तो सर बिल्कुल बीटेक की तरफ से भग रहा है सर। जब आपने बताया आपके भाई इंजीनियर है और क्या, आपके दूसरे भाई टीचर है, तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में क्यों नहीं बने, बताइए। मुझे उधर कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने आईआईटी का भी एग्जाम दिया था, उसमें 2900 कुछ रैंक आया था। क्या बात करें, 20, ओ माय गॉड, आईआईटी का भी आपने एग्जाम दिया? आईआईटी का मतलब 2900 रैंक आपके। मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, यानी 11th में आपके पास में मैथ और बायो ये दोनों थी। हाँ, मैथ हमको थोड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने 9th में 11th का और 12th का कुछ क्वेश्चन पढ़ लिया था, तो वो थोड़ा हमको इंटरेस्ट लगता था उसमें। तो जो आपकी ये जो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मतलब आपने मेडिकल के साथ साथ आईआईटी में भी अपना परचम मिला दिया, मतलब कुल मिला के बात ये कि इंजीनियरिंग में भी आपने, आपका इंटरेस्ट नहीं था लेकिन अपना रोल दिखा दिया वहां भी। मतलब सर बच्चे के पास से अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सर एट द एंड में सर जाकर के अगर मन बदल जाए तो सर बढ़िया से किसी आईआईटी से जाकर के बीटेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो मतलब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा छोटी सी, आपके गांव में मतलब ऐसा कोई आपको लगा कि जिसकी वजह से आप डॉक्टर की मतलब जोर जा पाए कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि मतलब कुछ ऐसा आपके इंसिडेंट हुआ आपके सामने लाइफ में कि आपके गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं हो बड़ा सारा, कभी आपको कमी महसूस हुई इसकी कि मैं मेरे गांव में, बिहार में, इस गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल बनाऊंगा, लोगों का इलाज करूंगा, फ्री इलाज करूंगा, फ्री, ठीक है, पैसे, कुछ ऐसा इंस्पायर आपको मिला कहीं से कुछ? मेरे गांव में कुछ बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो मेरे गांव से सारे लोग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जाते हैं, कुछ भी होता है इमरजेंसी केस में भी लोगों को दूर जाना पड़ता है, तो इसके लिए मेरे एक कजन भी एक डॉक्टर है, तो वो डीएमसीएच से पढ़े हुए हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। अच्छा डीएमसी, तो मतलब एक इंस्पिरेशन मिली आपको कि मतलब लोगों को 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो मतलब उन लोगों के लिए आप कुछ करें, ठीक है, तो मतलब बहुत सर गांव में जिस चीज की कमी थी सर, सर वही कमी पूरी कर दी, बिल्कुल उसी चीज पे वर्क किया। क्या बात है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लो इन फ्यूचर एक अच्छा डॉक्टर बनते हो, क्योंकि मुझे पता है आप एम्स में आपको आराम से एम्स मिल जाएगा, एम्स दिल्ली में आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा, आप अच्छे काबिल डॉक्टर बन के निकलते हो एम्स से, तो आपका क्या सपना होगा अपने गाँव वालों के लिए या और लोगों के लिए, आप क्या करना चाहोगे?
गाँव के लिए मैं कुछ करना चाहूँगा और एक हॉस्पिटल जो होना चाहिए, तो यहाँ इमरजेंसी के लिए तो कुछ होना ही चाहिए क्योंकि लोग को दूर जाना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत होता है, तो मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, क्या कोशिश करोगे बात ऑफिस हॉस्पिटल खुलवाने की। बहुत ठीक है, बहुत तो मतलब बढ़िया क्योंकि सर, बहुत आपको बढ़िया। पता है कि आप अच्छे एम से पास आउट हो रहे हो, तो एक आपका नाम भी होगा डॉक्टर फील्ड में, ठीक है, अच्छे वो भी होगा, तो मतलब आपकी मत चलेगी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आप अपने गांव के गाँव लिए के भी लिए कुछ भी करना कुछ करना चाहते हो। चाहते हैं, ये ठीक बात है, बहुत बढ़िया मोहित है सर अब सर। आपको कुछ पूछना है? बिल्कुल। तो दोस्त देखिए, जहां तक मेरा जो एक अंदाजा एक जो रहता है कि जो बच्चा क्या करता है कि जो 10th तक रहता है बिल्कुल अलग दुनिया में, और जैसे वो 10th के बाद 11th में जब आता है तो उसको वहां पे क्या नए नए सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और एक बेसिक डिफरेंस मुझे समझ में आता है कि जो 10th में अगर कोई बच्चा है, एग्जाम के एंड में भी जाकर के अगर वो पढ़ लेगा तो ठीक है सर, मतलब कि उसका ठीक ठाक सा परसेंटेज बन जाता है। लेकिन जो बच्चा 11th 12th में है और वो अगर ये सोचे कि यार मैं पूरे साल भर नहीं पढ़ के मैं तो एंड में ही पढ़ूंगा, तो मुझे आपसे बस यही चीज को समझना है कि जब आप 10th से 11th में आए तो जो नए सब्जेक्ट्स थे उनको पढ़ने के लिए आखिर आपने क्या किया, बताइए। कि 10th के कंपेयर में तो 11th-12th का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी दिक्कत भी आती है। तो मैंने जब 10th में था तो मैं 11th का फिज़िक्स का कुछ पोर्शन पढ़ लिया था, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स तक। क्या तो उसमें 10th क्लास में? सर आप पता है इस बात का सर आप मतलब समझ रहे हैं सर, मतलब 10th क्लास में 11th का 60% जो सिलेबस है बच्चे ने 10th में ही खत्म कर दिया। तो मतलब आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं 11th का भी पढ़ रहा हूँ, 10th में मतलब मेरा कुछ असर पड़ेगा नहीं, मेरी परसेंटेज डाउन होगी या नहीं होगी, तो ऐसा डरने कुछ लगा यार आपको? डर नहीं लगा थोड़ा भी आपको? हाँ, लास्ट में सिर्फ मैं 3 मंथ्स 10th का प्रिपरेशन किया था, तो मेरा परसेंटेज कम हो गया, वो 90% आए। उतना कम होगा उतना कम नहीं आना चाहिए था, एटलीस्ट 95 आने चाहिए। तो उसमें मेरा कम हो गया, इसी वजह से कि मैं लास्ट तक पढ़ता रहा 11th का। 3 महीना बचा था तो मैंने 10th का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और जैसे 10th में फिर आपके एग्ज़ाम खत्म होने वाला 90% आए, राइट? मतलब 3 महीने में भी आपने हाँ, 90% हासिल कर लिया। लेकिन आपको एक चीज बोलूं जी बिलाल, जो मेहनत आपने 10th में करी थी ना, वो आज आपकी काम आई। वही काम में आई। चाहे वो परसेंटेज 90 आपकी कम बनी हो, लेकिन आज आपने इंडिया में अपना परचम लहरा दिया। बिल्कुल। जी, जी, तो उस सर मैं सर कई बार फीस तक सर ये जो पड़ा देखा है था उससे कि काफ़ी फ़ायदा हुआ था। अच्छा, उसका फायदा हुआ मतलब मैं मेनली। फीस बहुत फ़ायदा हुआ था। बहुत फायदा तो और एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जब आप 11th 12th से आए, ठीक है, और अभी कोरोना में मतलब सब लोग घर पे थे, तो आपने कभी इंस्टा फेसबुक ये सोशल मीडिया से कभी क्या कुछ दूरी बनाए रखी है? ये भी आपने कभी किया, सोशल मीडिया पे भी आप रहे? मैं सिर्फ जब तक नीट का प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ कर रहा था। सिर्फ व्हाट्सएप क्योंकि यूज करते व्हाट्सएप थे? पे हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरे टीचर्स थे तो उससे डाउट पूछने के लिए या फ्रेंड्स से कुछ डिस्कस करने के लिए वो यूज़ करता था। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता था। तो मतलब आप लोगों को अभी बोलना चाहोगे कि मतलब एक लिमिट में यूज करो, अगर यूज भी करना हो तो सोशल मीडिया, मतलब और जितना दूर रहो उतना अच्छा है। जिया बिलाल जी, एक बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है, क्या आप पबजी खेलते थे? नहीं नहीं अभी अभी स्टार्ट किया हूँ एग्जाम के बाद फ्री फायर खेलता हूँ, पबजी तो नहीं खेलता। मतलब आपको भी पबजी का क्रेज तो है? हाँ, मन तो करता था लेकिन खेलता नहीं था। अभी अरे एग्जाम वाह के यार, बाद दोस्त आप तो फ्री छा फायर गए यार खेलता सर। हूँ। पता है सर क्या है, अभी आजकल सर मैं देखता हूँ कि जो ही बच्चा स्टार्टिंग में सर अगर उसके पास में मोबाइल है सर, हाँ, पहला जो है ना गेम सर डाउनलोड करेगा पबजी। पबजी वो डाउनलोड करेगा। मतलब जिया बिलाल जी भी पबजी लवर्स हैं, राइट? बिल्कुल राइट, क्या बात है। कौन सी क्लास में आपके पास स्मार्टफोन आ गया था? हाँ ये ठीक है, बताओ यार। स्मार्टफ़ोन तो मेरे पास नहीं थे। मैंने अभी एग्ज़ाम जब दे दिया उसके बाद हमको फ़ोन मिला है। उससे अच्छा, पहले मैं स्टार्टिंग में एग्जाम कुछ के बाद आपको फोन मिला स्मार्टफोन, अभी नीट का एग्जाम के बाद? मतलब जब तक आपने नीट तैयारी करी आपके पास कोई मोबाइल नहीं था, मतलब खुद का? बोल। नहीं बस एक स्मार्टफोन टैबलेट नहीं था जो वो नहीं टैबलेट था जिससे मैं लेक्चर क्लास अटेंड करता था। अच्छा, वो टेबलेट था, सिर्फ मोबाइल कोई नहीं था आपके आप पास? एक्सेस करते थे, क्या मतलब बात मोबाइल से भी आप दूर रहते थे? है। बिल्कुल। तो जी, सिंकोनी के जितने भी दर्शक हैं, एक चीज तो अपने दिमाग में आप ये सेट कर सकते हैं कि आपके ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी को और इंटरनेट को आपको किस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं। आप चाहें तो आप उसको पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो उसमें पूरा वक्त बर्बाद कर सकते हैं। तो मतलब आपको एक चीज बोली जाए तो आपको ऑनलाइन से बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको मिला, मतलब इंपोर्टेंस मिली, ऑनलाइन जो क्लासेस आपने लिए उसका भी फायदा आपको बहुत ज्यादा मिला? जी, मैं जब से लॉकडाउन लगा था तब से मैं 6 to 8 आवर स्क्रीन पे करता था। ये वीडियो देखना, क्वेश्चंस बनाना
तो ऑनलाइन ही ज्यादातर होती है। मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह तो ऑनलाइन ही ज्वाइन किया हुआ था, तो वो देता था। तो मतलब एक सीधा सीधा एक मुझे पता लग रहा है चीज से कि मतलब बच्चा ऑनलाइन पढ़ के भी टॉप कर सकता है, बिल्कुल ये नहीं कि उसको ऑफलाइन ही जाना पड़े कोचिंग। मतलब सर अभी की जरूरत नहीं है। मतलब आप ये बताओ मुझे कि अगर किसी को टॉप करना है, जैसे आपने टॉप किया है, ठीक है, तो आपने ऑनलाइन रह के सारी पढ़ाई करी, मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि एक जो लोग बोलते हैं कि सर मुझे ऑफलाइन जाना है, ऑफलाइन बड़ी कोचिंग में जाओ, तो वो नेसेसरी नहीं है ना। नहीं, जब 8 से 9 महीने लॉकडाउन था, जहाँ पे हम लोग का मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट किया गया, तो वो ऑनलाइन ही था। तो थोड़ा सा भाग ऑफलाइन में हुआ था और ज्यादातर पोर्शन तो हम लोग का ऑनलाइन ही कवर किया गया। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज्यादा फर्क नहीं है, वो लगता है सर। तो सर अब है ना, पता है सर ये एक सर बड़ी सारी डिबेट का सर एक कंफ्यूजन सर चल रहा है कि भाई ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। तो सर रिजल्ट सर अब बिल्कुल ये रिजल्ट जीएन ने आपने दिया बिल्कुल सामने कि ऑनलाइन पढ़ के भी आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब आपने दिया बिलाल जी एक नया जो है ट्रेडमार्क आपने जो एस्टैब्लिश किया, शाबाश, मजे आ गए दोस्त। तो अब एक चीज मुझे बताओ, है ना, आपने कौन कौन सी बुक प्रेफर करी, कौन कौन सी बुक अगर किसी नीट वाले बच्चे को पढ़नी चाहिए तो वो कौन कौन सी बुक पढ़े? मतलब कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, इनमें आपने कौन कौन सी बुक्स की तरफ गए, टेक्स्ट बुक का क्या वेटेज था, रेफरेंस से आप किस तरीके से पढ़ाई किया करते, जरूर से बताएं। सबसे पहले तो सारे सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, उसमें एनसीईआरटी का सारा कुछ होना चाहिए। एनसीईआरटी को थ्योरी के साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी, इंडेक्स क्वेश्चन भी आपको पूरे करने चाहिए। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, मैंने 33 ईयर का क्वेश्चन किया था सारा। और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप 10 ईयर्स का भी कर लेंगे तो वो काफी है। तो ये सारी चीज सारे सब्जेक्ट में है, ताकि आपको सारा का सारा थ्योरी पढ़ना है और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं और प्रीवियस ईयर के सारे करने हैं। और जैसे मैं रेफरेंस बुक की बात करूँ तो फिजिक्स में मैं यूज करता था सीपी सिंह का बुक, जो क्वेश्चन बनाने के लिए मैं यूज करता था। तो उसका 2 पार्ट है, 11th का और 12th का, तो मैंने दोनों को 2-2 बार कंप्लीट किया था। और एक एससी वर्मा की बुक जो आती है, तो एससी वर्मा, की बुक मैंने थ्योरी पढ़ा था। हाँ, जब भी मैं जिस चैप्टर का क्लास होता था, उससे पहले मैं उस चैप्टर का रीडिंग एससी वर्मा से डाल देता था, उसके बाद क्लास करता था। उससे काफी फायदा होता था समझने में। और उस एससी वर्मा के क्वेश्चंस भी काफी अच्छे हैं, तो मैंने एक बार 11th का और एक बार 12th का दोनों का बुक किया था। और केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, इसके थ्योरी के लिए मैं यूज करता था धीरज कुमार का बुक। धीरज कुमार, उसमें थ्योरी काफी अच्छी है और उसके भी क्वेश्चंस है, तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो मैं वो नहीं करता था। नरेंद्र अवस्थी की जो बुक आती है तो वो मैं यूज करता था क्वेश्चंस के लिए। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हर एक चैप्टर में 200 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, तो वो काफी अच्छे होते थे। और ऑर्गेनिक में मैंने एमएस चौहान का जो बुक आता है, तो वो मैंने 2 बार कंप्लीट किया था। और हम्म, और बाकी एनसीईआरटी से ही किया था। उसके बाद में लास्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी में भी ऑर्गेनिक के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, तो वो भी करना काफी, तो उसको मैं 2 बार किया था। इनऑर्गेनिक की बात करें तो मैं सिर्फ 100% एनसीईआरटी करता था। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने बाहर के क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए, तो वो काफी एनसीईआरटी से बाहर गए, तो उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तो मैं एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर किसी भी बच्चे को मतलब नीट करना तो कुछ भी करना, तो एनसीईआरटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल रखती है उसकी लाइफ में। हाँ, मैंने एनसीईआरटी है, मैंने एनसीईआरटी काफी अच्छे से किया था, तो उसमें मेरा एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं था। क्योंकि कई लोग बच्चे क्या बोलते हैं कि सर नहीं मुझे इसकी डीपीपी करनी है, मुझे इसकी डीपीपी करनी है, मुझे इसकी बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सब लोग भागते हैं, कभी कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां। यानी दोस्तों अब इस चीज का जो रिजल्ट है, कंक्लूजन आप लोगों के सामने क्लियर कट है कि आप लोगों को किसी भी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 50 बुक्स करने की कोई जरूरत नहीं। सबसे मेन आप कवर करो एनसीईआरटी, एक बुक पढ़ो और उसको 10 बार करो। राइट सर, बिल्कुल भाई 10 बुक्स परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है एक सब्जेक्ट की, आपके पास में एक बुक है विच इज सफिशिएंट, आपको उसी बुक को 10 बार करने की जरूरत होती है। राइट जी? मतलब आपने भी, मतलब मैं मानता हूं कि आपने भी, मैं तो आपने जो पढ़ाई करी वो एनसीईआरटी से करी अपनी। जी, मेन एनसीईआरटी था, जो कि सारे क्वेश्चन से लगभग एनसीईआरटी से, एक दो इधर उधर थे जो वो भी मतलब क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है, मेरे पास फोन आता है बच्चों का, सर कौन सी बुक पढ़े, सर नीट की तैयारी करनी है, तो अब मैं यहाँ से बच्चों को एक मैसेज दे दूंगा कि एनसीईआरटी पढ़े। जी एनसीईआरटी मेन बुक रखना चाहिए, मेन बुक एनसीईआरटी। ठीक, तो चलिए जिया बिलाल जी, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब मुझे ये बताइए कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था पीसीबी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, जरूर से बताइए। जी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था, जो हमको काफी इजी लगता था। उसमें ज्यादा टाइम मैं देता नहीं, तो मेरे बायो थोड़ा वीक थे, तो उसमें अच्छा, मैं 50% जो भी पढ़ाई करता था उसका टाइम बायो में देता था, और उसमें उसके बाद जो बचता था उसमें आधा केमिस्ट्री आधा फिजिक्स। तो हमको फिजिक्स काफी अच्छा लगता था। अरे वाह यार, मतलब आपने इस चीज के बारे में एकदम क्लियर कट बता दिया कि अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट जो कि आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है तो ये सिलेक्शन दिलवा सकता है फिजिक्स, और रैंक बनवा सकती है बायोलॉजी। क्या आप इस चीज से क्या आप अग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल, फिजिक्स में काफी सारे बच्चों को डर लगता है, तो वो हाँ डर नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो वो भी आपका अच्छा हो जाता है। तो आपको उसमें मजा भी आता है, क्योंकि कंसेप्ट सिर्फ अप्लाई करना होता है, कंसेप्ट को अच्छे से समझना और अप्लाई करना होता है। आपको सिर्फ याद करने वाला चीज है तो बायो में ही है। तो बायो याद करने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो बायो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था। और आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, सबसे पहले छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा मायने रखती है लोगों की जिंदगी में, कि 10th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना लाइफ में, कि मतलब बेसिक सारे वहीं से क्लियर होते हैं ज्यादातर साइंस के इनकी। हाँ बेस तो बनते हैं, लेकिन वो तो टेंथ में सभी अच्छे कर लेते हैं, क्योंकि वो बोर्ड का सिलेबस तो काफी छोटा है, तो उसमें थोड़ा सा मेहनत करके आपकी अच्छा किया जा सकता है। तो हाँ। टेंथ का उतना वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से, कि बोर्ड को उतना मेन ये नहीं, आपको 60-70% भी आ रहा है, आ गए तो उसको छोड़ करके आपको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको उसके इसमें नहीं रहना चाहिए कि हम मेरा इतना कम परसेंटेज आया, उसका इतना ज्यादा परसेंटेज आया, तो हमसे अच्छा कर सकता है कि 11th-12th का। मतलब आपको बेसिक तो अपना बेस तो अच्छे से क्लियर करना चाहिए 10th वाला, बेस तो अच्छे से क्लियर करना बेस तो चाहिए जो अच्छे है। से क्लियर करना चाहिए। बेस तो अच्छे क्लियर, हाँ बेस यानी तो सर क्लियर। बच्चों ने मतलब 10th बोर्ड को लेकर के सब बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं मतलब खौफ में। खौफ में। तो दोस्तों मेरा तो बस आपको यही कहना है कि भैया 10th के खौफ को छोड़ दीजिए। अगर आप जो है आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ाई करेंगे तो नो डाउट आपका भी जो 10th में स्कोर है बहुत बढ़िया आने वाला है। और हाँ दोस्तों, 10th के साथ साथ आपको जो अपनी अपकमिंग क्लासेज है 11th और 12th, उनके सिलेबस उनके टॉपिक्स पर भी निगाह रखने की जरूरत है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मिस्टर जिया बिलाल ने अपने 10th क्लास में ही 11th फिजिक्स का 60% सिलेबस बिल्कुल। 10th में। तो जिया आपके जैसे अभी सबको पता है कि आपके 715 नंबर है, मतलब 1715, ठीक है, 720 में टोटल में से। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी रही है ना पढ़ने की, तो उसके बारे में थोड़ा और बताएं। मतलब आपने क्या टाइम टेबल बनाते थे, सुबह कितने बजे उठते थे, किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देते थे आप? बिल्कुल। मैं सुबह 6 बजे उठता था, तो मैं मेरा ये स्ट्रेटजी होता था कि सबसे पहले 150 क्वेश्चन बायो में करने हैं, किसी भी तरीका से। सुबह क्या? उठ के सबसे पहले पहले 150 क्वेश्चन जो भी मेरा बुक रहता था सामने में, जैसे मैं बायो में क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करने बालाजी बूस्टर एक बुक आता है, तो वो यूज करता था। उसके 150 क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर के जो मेरा कंप्लीट हो चुका है उसमें से 150 क्वेश्चंस करता था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब करता था। तो सुबह उठ करके मेरा 150 क्वेश्चंस वो 1 घंटे के आसपास हो जाता था। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता था, उसके बाद मैं टाइम होमवर्क के हिसाब से देता था, जो क्लास में होमवर्क मिला है, तो उस हिसाब से मैं अपना टाइम क्वेश्चंस क्या करने हैं क्या पढ़ने हैं, उस हिसाब से सुबह में ही मैं अपना ये बना लेता था कि शेड्यूल, कि आज इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो सुबह से मैं फिर फिर ब्रेकफास्ट का ब्रेक लेता था, जिसके बाद मैं स्टार्ट करता था, और 1 बजे के आसपास मैं थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह देखता था, कुछ कुछ मोटिवेशन, जैसे कोई रैंकर है उस सबका वीडियो देखता था, और उसके बाद फिर लंच के बाद 2 बजे बैठता था, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करता था। तो मतलब अब आप जो है YouTube पर लोगों की मोटिवेशन देखते देखते अब आप खुद मोटिवेशन बाकी लोगों के लिए मोटिवेटर बन बन गए। गया। क्या बात है, बहुत अच्छा। मजा आ तो गया। एक मैं चीज पूछना चाहूंगा कि मतलब आपका ये शेड्यूल था 10th क्लास के बाद 11th 12th दोनों में, ठीक है, कभी मतलब ऐसा मिस हुआ आपका कि मतलब कभी ऐसा लगा कि आज आपकी पढ़ाई कम हुई तो आपको ऐसा लगा हो कि यार नहीं आज मुझे पढ़ाई कम हुई, आज मुझे ज्यादा करनी चाहिए, कुछ ऐसा हुआ? मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करता था, मतलब ब्रेक कभी 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 छुट्टी लेता था, जैसे कोई फेस्टिवल्स में मैं छुट्टी लेता था। उसके अलावा मैं कभी ब्रेक नहीं लेता था, अपने आप को मतलब कंटिन्यूअसली पढ़ा करता था।
तो दोस्तों अब आप यहाँ पे एकदम क्लियर कट एक चीज का मैसेज यहाँ पे ले सकते हैं कि जो भी फेस्टिवल्स हैं आप लोगों को खुल के एंजॉय करने हैं। पता है सर बच्चे एक गलती क्या करते हैं कि सर जब उनकी क्लासेस जो है जब चल रही तब तो सर वो लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। बिल्कुल सर। और जब फेस्टिवल जब आ जाते जब हैं पढ़ाई करते हैं तब उनके दिमाग में टेंशन हो जाती है कि यार अब तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, अब हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे मैंने इंपॉर्टेंट चीज देखी ना, जिया ने जो मैसेज दिया है, आपको जो पढ़ाई करनी है ना वो स्टार्टिंग से करनी है। कई बच्चे क्या रेगुलर, बिल्कुल स्टार्टिंग से और डेली रेगुलर। और कई बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम से सिर्फ 15 दिन पहले पढ़ते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले पढ़ते हैं, यार मेरा नीट का एग्जाम है 3 महीने बाद, अब डेट आई। मतलब वो बच्चे डेट का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो आप उनको मैसेज देना चाहोगे डेट का इंतजार? हम लोग के टाइम में तो 1 अगस्त को पहले शेड्यूल हुआ था, उसके बाद फिर शेड्यूल करके 12 सितंबर तक दिया गया, तो बहुत सारे बच्चे डेट के इंतजार में थे। तो मुझे पता था कि जैसे जैसे डेट बढ़ेगा कंपटीशन और उतना बढ़ेगा। तो और टफ फिर होगा, और टफ उसी होगा। हिसाब से बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होगी, बिल्कुल। तो अच्छा जिया जी, डेट के वेट ना किया जाए, कंटिन्यूअसली पढ़ाई किया जाए बस। अच्छा जिया जी मेरा एक और सवाल है। लोगों के मन में एक और शंका है कि अगर पढ़ने का सबसे सुटेबल टाइम कौन सा है, कि रात को पढ़े कि सुबह पढ़े? सुबह पढ़े। बिल्कुल सर, राइट। आप बताइए कि आप कौन से टाइम को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे और क्यों? अ, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम में सूटेबल हो। कोई बच्चे रात में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो कोई सुबह में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं सुबह 6 बजे से स्टार्ट करता था, तो रात के 12 बजे पढ़ता था। उसके बाद मैं नहीं पढ़ता था। मतलब कम से सुबह कम के 6 डेली बजे से आप 12 से 10 से 12 घंटे आप पढ़ते थे डेली, कम से कम डेली आप? 10 से 12 घंटे, और उसमें बीच में डेली? ब्रेक्स भी लेता था मैं। जी। अच्छा ब्रेक। तो एक आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अपने जो आपके जो रोल मॉडल है लाइफ की, जो आपके सबसे ज्यादा जिन्होंने प्रेरणा आपसे मिली आपके फैमिली में, तो वो कौन है जिनसे आपको सबसे ज्यादा एक इंस्पिरेशन मिली? तो बताओ। मेरा एक कज़न डॉक्टर है, तो उनसे हम काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला कि मेरे घर में एक डॉक्टर है, तो हम भी एक डॉक्टर बन सकते हैं। सब इंस्पिरेशन मिला उनसे। तो मतलब आपका अपना श्रेय सारा कजन को और अपने घर वालों को देना चाहते हो, मेरी जो है पढ़ाई जी, का? जी, जी, जी। क्या बात है। और कभी आपने सोचा था कि आप एक नीट टॉप करोगे? कभी हाँ यार, था? बिल्कुल। इतना सब पूछना चाहूंगा, कभी आपके मन में था ऐसा? मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब क्या आपको पता लग गया था कि यार देखो एक दिन ना मैं भी टॉपर बनूंगा? हाँ सर बताइए। 2019 में जब जून में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो तब तो वो इतना सोच रहे थे कि बस किसी तरह 600 आ जाए, तो कोई सा भी कॉलेज मिल जाए तो चल जाएगा। फिर बाद में जैसे जैसे किया तो टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स आने लगे, लास्ट में आकर के कॉन्स्टेंटली 700 तो आ ही रहते हैं, टेस्ट में 700 कॉन्स्टेंटली आ रहे थे। तो उसके बाद तब तो देखने होगा कि 700 प्लस आ जाएगा, तो किस तरह 200 के रैंक के अंदर तो आ ही जाऊंगा। हाँ तो बिल्कुल इतना नहीं बिल्कुल। पता मतलब था आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं अंडर 20 में आ सक जाऊंगा? मतलब कभी एक साथ सोचा नहीं था टॉप 20 में? ठीक कि ऐसा कभी नहीं सोचा। है। तो बिल्कुल। जिया जी मुझे एक चीज ये बताइए कि कभी कभार क्या करते हैं कि मतलब बच्चे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार जैसे मान लीजिए कोचिंग में या किसी भी जगह पर, जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट है और टेस्ट में किसी और कारण से सपोज मान लीजिए नंबर कम आ जाए, तो आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपकी कोई प्रिपरेशन करी हो और आपके नंबर कम आ गए हो, तो आपने उस पूरे ट्रॉमो से आखिर आपने कैसे डील किया, प्लीज बताइए। कभी-कभी तो मार्क्स कम आ जाते थे, जिसका क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होते थे। जैसे टेस्ट में वगैरह में होता है कि एनसीईआरटी बायो में काफ़ी बाहर से कभी-कभी क्वेश्चन्स आ जाते हैं, तो उसमें कब मेरा मार्क्स कम हो जाता है, तो मैं उसको इग्नोर कर लेता था, क्योंकि वो अगर एनसीईआरटी से होता तो मेरा वो भी क्वेश्चन सही होता था होता। लेकिन वो एनसीईआरटी से बाहर का है, तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तो उसके मार्क्स मैं ऐड कर लेता था सेटिस्फैक्शन के लिए कि मेरा इतना मार्क्स आ ही जाएगा। मतलब आप कभी ना डिमोटिवेट नहीं हुए? मतलब हमेशा इंसान को रहना है कि मार्क्स शायद कम आए चाहे ज्यादा है, हमेशा मोटिवेट रहना और अपनी तैयारी को उसी तरीके से चलते करना। रहना, चलते हमेशा रहना। जो हमेशा कंटिन्यूअसली। अच्छा देखिए एक और देखो ये सवाल है, क्योंकि पुराने कई सालों से जब मैं क्या नीट के बच्चों को जब पढ़ा रहा हूँ, और जब बच्चे जैसे मान लीजिए कहीं पे टेस्ट देने के वो लोग गए, जैसे एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, तो बच्चे क्या करते हैं कि अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जैसे बच्चों की मेंटेलिटी रहती है कि पहले बायो वाला पहले अटेम्प्ट कर देते हैं, बायो में ज्यादा टाइम बिता देते हैं, और फिजिक्स के लिए टाइम भी बहुत कम बच जाता है। तो फिजिक्स में जो बच्चे हैं ना सर, तो सर वहां पे तुक्के सर वो मारना शुरू कर देते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप पेपर देने जाते थे तो आप किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करते थे, कितना टाइम देते थे, आपकी स्ट्रेटेजी आखिर क्या रहती है, बताइए। मैं सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करता था,
तो 40 से 50 मिनट में मेरा बायो कंप्लीट हो जाता था। तो उसके बाद मैं जैसे-जैसे 90 मिनट तक हो जाता है ना, जैसे 45 मिनट में बायो किया तो 45 मिनट में मैं सोचता था केमिस्ट्री भी कर लूँ और उसके बाद जो सारा टाइम बचा है 1 घंटा मैं फिजिक्स में दूँ, ताकि आधा घंटा वहाँ पे बचे। मैं ढाई घंटे का ही टेस्ट देता था कि ढाई अच्छा। घंटे से ऊपर नहीं जाएगा, ढाई घंटे फिर वहाँ पे कुछ जैसे वहाँ पे कुछ काम करने होते हैं ना, जैसे साइन-वाइन वो थंब इम्प्रेशन वगैरह एग्ज़ाम में, तो उसके लिए मैं 30 मिनट वो छोड़ देता था। क्योंकि उस टाइम में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो आपके पास सारा पेपर कंप्लीट होना चाहिए। मतलब एक तरह तो से ढाई सेफ घंटे में पूरा साइड है। कंप्लीट करने की कोशिश करता जी हाँ, बिलाल जी, ये बात ना आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बोली है कि बच्चों, माना कि आपको नीट जो है 3 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए देता है, लेकिन आपको टाइम का मैनेजमेंट ऐसे करना है कि जैसे आपको 2.5 घंटे में ही अपने पूरे के पूरे पेपर को खत्म करना है। मतलब टाइम मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम के लिए। और सर यहीं से शुरुआत में सर पता लग जाता है कि भैया अपना जो पेपर छूटेगा या फिर मैं मेरा पूरा पेपर करके आऊं, यहीं से पता लग जाता है। बहुत बड़ी बात बोली है दोस्त। ये आपकी सबसे अच्छी बात लगी मुझे। बहुत शानदार। बाकी बच्चे भी बिल्कुल इससे शुक्रिया। बहुत इंस्पिरेशन होंगे, बहुत प्रेरणा लेंगे आपकी इस चीज से। और एक आपसे सबसे छोटी बात, मैं अपनी बात को यही अभी थोड़ा खत्म करना चाहूंगा, ठीक है? तो मैं लास्ट में एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपको कभी मौका मिले, कभी लाइफ में मौका मिले कि सिंखोली के साथ बच्चों को पढ़ाने का फ्री, ठीक है, बिल्कुल। तो कभी साथ आओगे हमारे यहाँ? अब आप जो जहाँ रहते हैं अगर वहाँ आऊँ तो मैं ज़रूर आना चाहूँगा। लेकिन अभी तो मैं बिहार में हूँ। नहीं, कभी आपको वहाँ ऐसा हाँ, मौका बिल्कुल मिले, सर, इन बिल्कुल फ्यूचर ऐसा सर। मौका मिले कि आप एम्स दिल्ली गए और वहां से आप अपने लेक्चर दे रहे हो बच्चों को रिपोर्ट करके, जस्ट लाइक ठीक है, गेस्ट लेक्चर आप रिकॉर्ड दे रहे हो गेस्ट फैकल्टी कि आपको ये पढ़ना है, तो कभी ऐसा करोगे आप बच्चों के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स मैं करूँगा। हाँ, बच्चों की मदद के लिए मैं हमेशा हूँ। तैयार जो होगा? आने वाले हैं जो 11th नीट की तैयारी कर रहे हैं। जी। ठीक है, तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, सिंपली के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि जो लोगों ने अच्छा, मतलब एक सोशल वर्क की तरह, वही जो सोशल वर्क हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, हम उन लोगों के साथ भी अब काम करेंगे जो रियल में इस एग्जाम को क्रैक करके हैं, उनकी भी क्लासेस हम यहाँ लगाएंगे, कुछ ना कुछ का भी हम सोल्यूशन देखेंगे। अच्छा देखो, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा मजेदार सा सवाल है। आपने पूरे साल भर और उससे पहले से कई दिनों पहले से आपने बहुत जी जान से पढ़ाई करी। अब अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो क्या इस चीज का कभी आपको मलाल है कि यार काश में 720 में 720 लेकर के आता? बताइए। हाँ, वो जो ज़ूलॉजी का क्वेश्चन था, तो वो भी सही हो जाता, लेकिन मैं ओवर थिंकिंग की वजह से मैं गलत हो गया। क्योंकि एंग्ज़ायटी बेस्ड अगर सोचते तो वो भी मेरा सही हो जाता, लेकिन मैं एंग्ज़ायटी से थोड़ा हट करके सोचने लगा, इसकी वजह से मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया। बाकी तो सारा सही थे मेरे। कोई ना यार, आपने बिल्कुल बोलो, मैदान जो है तो मार दिया यार और आपने। आपसे एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा, एक छोटी सी चीज, ठीक है, आप अपने गांव में ना, अपने गांव में जितने भी लोग हैं, वहां से भी एक काम करो, कम से कम और डॉक्टर निकालो यार आपकी तरह यार, और डॉक्टर इंजीनियर निकालो, मतलब उनमें भी इंस्पायर, उनको भी इंस्पायर करो जाके थोड़ा। तो दोस्त, बिल्कुल। आज जो है आपसे बात करके मुझे और मिस्टर शाहबाज खान सर को और पूरी की सिंकोरी टीम को आपके साथ जो है काम करे बहुत मजा आ रहा है। और आपने मतलब टू द पॉइंट एक एक बच्चों का, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, सब्जेक्ट की प्रायोरिटी हो, अपना शेड्यूल हो, कि आपने कब से पढ़ना चालू किया, आपने मतलब पूरी की पूरी नीट की जो रेसिपी है ना यार, उसका जो सीक्रेट है उसको बिल्कुल ऐसे खोल करके आपने रख दिया है। तो सिंकोरी की टीम से जुड़ा हुआ कोई सा भी बच्चा, कोई सा भी दर्शक, अगर उसको सही मायनों में ये जानना है कि भैया किस तरीके से आखिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करनी है, और भैया ना सिर्फ तैयारी बल्कि अगर आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, उसका भी राज है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का हो, कोई भी हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे सिंखोली के बच्चों को कि मतलब यहाँ पे आए, क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, जो आप शहबाज सर और मोहित सर जो काम कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। क्लास 6 से क्लास 12 तक आप सारे नीट हो, आईआईटी हो, जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी हो, वो आप यहाँ पे ऑनलाइन फ्री में कर सकते हैं, जो काफ़ी बड़ी बात है कि सारी चीज़ आप फ्री में दे रहे हैं। और मैं भी हमेशा तैयार हूँ कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पे, किस तरह का कैसे पढ़े, क्या पढ़े, वो उसके लिए मैं भी हमेशा सिंखुड़ी के तरह मैं भी रेडी हूँ। कि आप, अब मैं इंस्टाग्राम पे हूँ तो आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा अपने कॉन्टैक्ट डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं जहाँ तक हो सके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।
ठीक है, मतलब ये सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान को इतना टॉप करने के बाद भी वो किसी का रिप्लाई मदद कर रहा है, रिप्लाई भी कर रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आप बोलना चाहोगे बच्चों की सिंखोली चैनल पे आप आओ, मतलब कुछ आओ बच्चे यहाँ पढ़ाई करो आके आप। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे आप आकर के डायरेक्ट सारे फ्री लेक्चर्स हैं, तो आप वहाँ पे देख करके आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी काफी अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सारा कुछ ऑफलाइन में जाकर के बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के आप तैयारी करें तो भी तभी तभी अच्छा होगा। आप ऑनलाइन में सारा कुछ अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू ठीक है, वेरी मच। तो मतलब आप मैसेज देना चाहोगे कि सिंखोली को आके सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और यहाँ से आके आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी मदद होगी तो आपके साथ जिया वो हमेशा तैयार है। क्या बात है, बहुत बड़ी चीज है। तो एक बार आप बोल दीजिए हमारे साथ साथ कि सिंखोली एजुकेशन को दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी के भी यहाँ ज्वाइन हो जाए। सिंखोली एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें।